गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, बस अच्छे ही होने चाहिए और अच्छा ही होगा। तो आज हम शुरू करते हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 3। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये, रूलिंग द कंट्री साइड। ओके, रूलिंग द कंट्री साइड मतलब ग्रामीण इलाकों में राजपाट। ठीक है ना, मतलब कि ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में किस तरह से इन्होंने राजपाट का कार्य शुरू किया। ओके, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो थे वो किस तरह से ग्रामीण इलाकों में अपना जो है सिस्टम जमाते हैं। पहले तो जैसे आपको पता होगा सेकंड चैप्टर में रूल हमने पढ़ा था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, जो चैप्टर था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो उस चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने प्लासी और बक्सर की लड़ाई लड़ने के बाद बंगाल को कैप्चर कर लिया था। जहाँ तक आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1757 में प्लासी की वार लड़ी गई थी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई और उसके बाद में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई। बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई। ठीक है, जब ये दोनों लड़ाइयाँ बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में लड़ी गई। ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में ये लड़ाइयाँ लड़ी गई तो उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है जो दीवान बन के, यानी कि टैक्स कलेक्शन के सबसे बड़े ऑफिसर बनकर वो बंगाल में उभर कर सामने आए। और उसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने लगभग सभी एरिया में धीरे धीरे कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। बैटल ऑफ प्लासी को अगर थोड़ा सा याद करें तो आपको याद होगा नवाब सिराजुद्दौला, जो कि अली वर्दी खान की डेथ के बाद नवाब बने थे। 1756 में अली वर्दी खान की डेथ हो गई थी और अली वर्दी खान की डेथ के बाद जो है ये नवाब सिराजुद्दौला बने थे, जिनके साथ किसकी फ़ाइट हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की। कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है, उनके साथ इनकी फ़ाइट हुई थी। और नवाब सिराजुद्दौला एक उनका मिलिट्री कमांडर, ठीक है, एक मिलिट्री कमांडर था उनका जिसका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से जो है नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे वो हार गए थे। एक्चुअल में पिछले लेसन में आपने ये भी पढ़ा होगा कि नवाब सिराजुद्दौला ने जो कंपनी का जो एरिया था, याद है आपको, कासिम बाज़ार, वहाँ पर 30,000 सोल्जर्स के साथ में 1756 में कासिम बाज़ार में इंग्लिश फैक्ट्री एरिया, जो इंग्लिश पोर्ट एरिया था, इंग्लिश फैक्ट्री एरिया था, उसमें कासिम बाज़ार में अटैक किया और बहुत ही तोड़फोड़ और बहुत ही लूटपाट वहाँ की थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि हम जो है नवाब सिराजुद्दौला को इसका लेसन सिखाएंगे। ये देखिए, इसमें एक इमेज दिखाई गई है कि इसमें हारने के बाद कैसे ये फरमान ब्रिटिशर्स को सौंपा जाता है। बक्सर की लड़ाई के बाद, बैटल ऑफ बक्सर 1764 की लड़ाई के बाद किस तरह से फरमान सौंपा जाता है। ठीक है, और कंपनी दीवान बन जाते हैं। तो इस लेसन में आपको यही सिखाया जाएगा कि कैसे ये लोग बंगाल पे कंट्रोल करने के बाद वहाँ प्रशासन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से उनका होता है। एक बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, एक बात हम ध्यान रखें कि ब्रिटिशर्स बेसिकली ट्रेडर थे। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में डाल लेना आप कि बेसिकली वो ट्रेडर थे और कोई भी ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही काम करता है। कोई भी चीज़ वो ऐसी करना चाहेगा जिससे उसको फ़ायदा हो जाए। तो आप देखोगे उन्होंने बहुत सारे इंडिया में फॉरेस्ट जो है रूल लगाए, ट्राइबल पीपल्स का एरिया भी छीन लिया, ट्राइबल पर भी उन्होंने टैक्सेस लगाए, जबकि ट्राइबल तो बहुत ही पुअर थे बेचारे, उनके ऊपर भी उन्होंने टैक्सेस लगाए। लेकिन अब बंगाल की इस लड़ाई के बाद ये कंपनी के रूप में ये लोग दीवान के रूप में सामने आए थे। एक्चुअल में क्या, ये दीवान वर्ड जो है ना, ये मुग़ल सल्तनत से आया है। दीवान वो होते थे जो कि टैक्स कलेक्शन का वर्क किया करते थे, द मेन ऑफिसर, ठीक है, इन मुग़ल एम्पायर, टैक्स कलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, जैसे कि आपने कभी अकबर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, हमने पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा भी था कि अकबर के राज दरबार में अकबर के जो मेन ऑफिसर्स में दीवान होते थे, सद्र होते थे, कोतवाल होते थे, हमने ये पढ़ा है, उनके मुग़ल एम्पायर में ये होते थे। जैसे कि मनसबदार होते थे, मनसबदार के अलावा आप देखोगे उनमें जागीरदार होते थे, ज़मींदार होते थे। ठीक है, ये सारे लोग होते थे। तो ये
दीवान अकबर के टाइम में या मुस्लिम पीरियड टाइम में या मुग़ल टाइम में दीवान टैक्स कलेक्शन ऑफिसर हुआ करते थे। अब देखो ये फिगर नंबर 1 में आपको ये पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव, ये देखिए, एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल में अब वो टैक्स कलेक्ट करने का राइट उनको मिल गया है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, न केवल बिहार में, न केवल बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, सब जगह पर मुगल्स को दीवानी राइट मिल गया था। इसके बाद में कंपनी बहुत पावरफुल हो गई। आप ये मान के चलो कि दीवान बनने के बाद ये लोग, छोटे से छोटा सिपाही भी अपने आप को राजा समझने लगा था। मतलब कि एक ईगो जो ज़बरदस्त इनके अंदर आ गया था, उसका क्या कहना। ये लोग बंगाल में अलग अलग तरीके से अब एग्रीमेंट करेंगे, किसानों को टॉर्चर करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग इनसे दुखी हो जाएंगे और इनको मारने पीटने के लिए रिवोल्ट करेंगे। ओके, इस लेसन में हम ये चीज़ें समझेंगे कि कैसे इन लोगों ने लोगों को टॉर्चर किया, कंपनी ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को टॉर्चर किया, और कैसे वो लोग फाइनली जो है यहाँ के लोगों ने रिवोल्ट किया। देखिए अब यह दिखा रखा है कंपनी बिकेम दीवान, कि कंपनी अब दीवान बन गई थी। 12 अगस्त 1765 ये वो डेट है जिस पे द मुगल एम्परर अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए दीवान ऑफ बंगाल, कि मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया था, अपॉइंटेड कर दिया था। ठीक है, द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन द रॉबर्ट क्लाइव टेंट। ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव का ये जो एक टेंट दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये इवेंट हो रहा है विद ए फ्यू इंग्लिश मैन, जहाँ कुछ लोग, कुछ इंग्लिश मैन यानी कि कुछ अंग्रेज खड़े हैं, एंड द इंडियन एज ए विटनेस, और कुछ यहाँ भारतीय खड़े हैं जो कि विटनेस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बट इन द पेंटिंग अबोव, लेकिन ऊपर की पेंटिंग में द इवेंट इज शोन एज ए मैजेस्टिक ओकेजन, कि ये एक शानदार ओकेजन माना गया कि जो ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री में सबसे शानदार है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ये भी कहा जाता था कि ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जनरल हुआ ये, और गवर्नर जनरल, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल हुआ ये, और इसने ब्रिटिशर्स को अलग अलग एरिया जीत के दिए। मतलब कि ये ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में नींव रखने वाला, फाउंडेशन देने वाला एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर था, बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर था। ठीक है, ओके, तो देखिए इसमें दिखाया गया कि कैसे एक मैजेस्टिक ओकेज़न यहाँ हुआ है, टेकिंग प्लेस इन द ग्रैंड सीटिंग, कि कैसे ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये सेलिब्रेशन हो रहा है। द पेंटिंग वाज कमीशन बाय अलाइव, ठीक है, क्लाइव, द पेंटर वाज कमीशन, एक पेंटर बुलाया गया था जिसने ये पेंटिंग बनाई, टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट ऑफ क्लाइव लाइफ, कि जो रॉबर्ट क्लाइव थी उसके लाइफ का एक सबसे बड़ा इवेंट था कि उन्हें लड़ाई लड़कर उन्होंने बंगाल को जीता और उन्हें अब दीवानी राइट मिल रहा है। द ग्रांट ऑफ दीवानी, जब से उनको दीवानी का अधिकार मिला, क्लियरली वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो आप दिमाग लगा के देखो, इमेजिनेशन कर देखो कि ब्रिटिशर्स के लिए कितना सुनहरा मौका था ये। ठीक है, एज दीवान, जब ये दीवान बने, द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल, कि जो जो इनके कंट्रोल में आए वहाँ ये मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी या मुख्य जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सामने आए। अब आपको पता है कौन कौन से एरिया दिए मिल गए थे, आपको पता है, मैंने अभी बताया कि ये बिहार इनको मिल गया था, बंगाल मिल गया था, बिहार मिल गया था, इस तरह के बहुत सारे एरिया इनको मिल गए थे। ओके, तो ये बहुत सारे एरिया इनके लिए बहुत बेहतरीन बन गए थे। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद में क्या होता है, देखिए, ठीक है, नाउ इट हैड टू थिंक एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड्स, अब ये लोग ज़मीनों पे अपना प्रशासन दिखाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू, और फिर यहाँ पर रेवेन्यू डिसाइड किया जाएगा, रिसोर्सेज का रेवेन्यू डिसाइड करेंगे, जो भी रिसोर्स यहाँ पर होंगे। दिस हैड टू बी डन इन ए वे कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट ग्रोइंग एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, कि वो सारे काम किए जाएंगे, वो सारे तरीके अपनाए जाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग रेवेन्यू ले सकें और अपनी जो डिमांड्स हैं रेवेन्यू की वो पूरा कर सकें। ठीक है, अब एक कमाल की बात ये थी कि ये लोग इतना पैसा इकट्ठा करके करते क्या थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये लोग करते क्या थे। तो सीधी सी बात है भाई, ये लोग एक तो मिलिट्री
जो इनकी होती थी मिलिट्री के खर्चे पूरे करते थे, मिलिट्री एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस होते थे वो पूरे करते थे। एक तो ये वर्क हो गया। दूसरा ये करते थे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन पैसे का ये लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, जैसे कि आसाम के प्लांटेशन में इन्होंने पैसे लगा दिए, चाइना से इन्होंने टी का परचेज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है, इस तरह से ये लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। मतलब पैसे को डबल ट्रिपल 3 गुना 4 गुना करने के लिए ये लोग हर प्रकार के प्रयास करते थे। A trading company had also ensured that it could buy the product it needed and sell what it wanted। कि अब कंपनी, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, वो ये इंश्योर कर चुकी थी कि अब वो वे प्रोडक्ट खरीदेंगे जो उनको ज़रूरत होगी, एंड सेल व्हाट इट वांटेड, और जो वो चाहेंगे वो बेच पाएंगे बंगाल के अंदर। क्योंकि पहले तो देखो रोक टोक होती थी, भाई लड़ाई क्यों हुई, ये जो बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी जो हुई वो किस वजह से हुई थी, क्योंकि नवाब सिराजदौला ने रॉबर्ट क्लाइव को मना कर दिया था कि आप हमारे एरिया में ना तो फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, ना आप विदाउट परमिशन ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब क्या, अब तो सीधी सी बात है, इनको अधिकार मिल गए थे, तो इस तरह से अब ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सामने आए। तो ये पेज क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ओवर द ईयर, समय बीतने के साथ साथ कंपनी आल्सो लर्नड, कंपनी ये भी सीख रही थी दैट इट हैड टू मूव विद सम कुशंस, कि उन्हें बड़ी सावधानी से चलना होगा। बीइंग एज एन एलाइन पावर, कि हम लोग इस देश के नहीं हैं, एलियन पावर का मतलब जो उस देश का नहीं है। इट नीडिड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल द कंट्री साइड, कि जो पुराने टाइम से यहाँ रूल करते आ रहे थे, कोई ज़मींदार है या फिर मुग़ल अथॉरिटीज़ है, वो जो रूल करते आ रहे थे, उनको नज़रअंदाज हमें नहीं करना, उनके साथ जो है हमें चलना है, ठीक है। एन्जॉयड अथॉरिटी, ताकि जो पहले से जो अपनी अथॉरिटीज़ को एंजॉय कर रहे थे और उनकी कुछ शान व शौकत यहाँ थी, उनको पूरा ध्यान में रखते हुए चलना है। दोज हु हैड हील्ड लोकल पावर, जो किसी एरिया में लोकल पावर रखते हैं, हैड टू बी कंट्रोल, जो कि कंट्रोल करते हैं, बट दे कुड नॉट बी इंटायरली एलिमिनेटेड, हम उनको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। एक सीधी सी बात नज़र आ रही थी कि ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे। ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि अब वो यहाँ के लोकल ज़मींदारों के साथ मिलकर, लोकल ज़मींदार्स के साथ मिलकर वो जो है एग्रीमेंट कर लें, और एग्रीमेंट करके यहाँ से टैक्स कलेक्शन करवाने में ज़मींदारों की हेल्प लें, ठीक है। क्योंकि जो पहले से एडजस्ट है उनको पूरी तरह से एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, एलिमिनेट मतलब उनको एंड नहीं किया जा सकता पूरी तरह से, तो उनकी हेल्प लेके आप उनसे फ़ायदा कमा सकते हो। अब देखिए, हाउ वाज दिस टू बी डन, ये सब कैसे हो पाया। इन दिस चैप्टर वी विल सी, इस चैप्टर में हम देखेंगे हाउ कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, कैसे कंपनी ने पूरे जो एरिया है, जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र था, उसको कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया, कॉलोनाइज, उसको पूरा एरिया अपना कब्जा लिया। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्स, और कैसे उन्होंने वहाँ से जो है टैक्स के लिए रिसोर्सेज तैयार किए। ओके, रेडिफाइन द राइट ऑफ पीपल, और लोगों के अधिकारों को किस तरह से सीमित किया। रेडिफाइन का मतलब है कि उनको सीमित कर दिया गया, किस तरह से धीरे धीरे सीमित किया गया। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड, और जो फसल उनको चाहिए थी वो उन्होंने यहाँ से तैयार करवाई। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी प्लानिंग के साथ अब चलने लग रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अब पूरी प्लानिंग के साथ आगे काम करेगी, ठीक है। अब देखिए, रेवेन्यू फॉर द कंपनी, जो कंपनी के लिए जो रेवेन्यू आता था उसका क्या। द कंपनी हैड बिकेम दीवान, जब से कंपनी दीवान बनी, बट इट स्टिल सा इटसेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर, लेकिन अभी भी वो दीवान तो बन गई थी, लेकिन वो ट्रेडर के रूप में अभी भी थी। मतलब कि उसके नेचर जो था ना वो चेंज नहीं हुआ था। जैसे अब ब्रिटिशर्स तो देखो ट्रेडर थे, लेकिन जैसे मुगलों के बारे में बात करें, मान ली मुगल किसी एरिया में कंट्रोल बना लेते हैं, या कोई ज़मींदार कंट्रोल बना लेता है, तो वो थोड़ा राजशाही जीवन जीने लग जाते हैं। यहाँ कुछ सीन उल्टा था, कंपनी पूरा ध्यान रेवेन्यू पे रखती थी, ठीक है। वो राजशाही जीवन मिले ना मिले वो बात अलग है, लेकिन ये लोग पैसे कमाने पे पूरा फोकस रखते थे। मैंने कहा ना कि बेसिकली ट्रेडर थे, ठीक है। इट वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम, ये लोग बहुत बड़ी
टैक्स कलेक्शन या बहुत बड़ी रेवेन्यू इनकम चाहते थे, मतलब कि टैक्स कलेक्शन की इनकम चाहते थे, बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट। लेकिन उनके पास कोई रेगुलर सिस्टम नहीं था ताकि असेसमेंट एंड कलेक्शन की जा सके। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाई फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। ठीक है, द एफर्ट वाज टू इंक्रीज, ये एफर्ट किए गए कि भाई द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज, कि जितना उसके रेवेन्यू कलेक्शन हो ऐसा कुछ एफर्ट किया जाए। फाइन कॉटन क्लॉथ खरीदे जाएं, सिल्क क्लॉथ खरीदे जाएं, एज चीपली एज पॉसिबल, जितने हो सकें सस्ते खरीदे जाएं, मतलब कि रॉ मटेरियल भी खरीदें और फिर दूसरी चीज़ें। विद इन 5 ईयर, शुरुआत के 5 साल में वैल्यू ऑफ गुड्स, जो वैल्यू ऑफ गुड्स थी मतलब जो चीज़ें थी पहले, विद इन 5 ईयर मतलब स्टार्टिंग के 5 ईयर में, मतलब 1865 से लेकर 1765 से लेकर और 1770 के बीच में, ये 5 ईयर की बात वो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स ब्रोट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल, कि बंगाल में ये चीज़ें डबल हो गई। 1865 से पहले पहले कंपनी, ठीक है, बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया, कि कंपनी जो इंडिया में परचेज करती थी, ठीक है, बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, कि वो गोल्ड और सिल्वर जो है इंडिया से, ठीक है, देखो दोबारा देखिए, बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, कि इंडिया से कुछ भी चीज़ें उनको खरीदनी पड़ती थी तो वो गोल्ड और सिल्वर को लेकर आते और फिर यहाँ से वो चीज़ें खरीद कर ले जाते। लेकिन ये ब्रिटेन से लेकर आते और फिर खरीदते। लेकिन अब क्या हो रहा था, नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल, अब जो बंगाल से रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसी से ये चीज़ें खरीदेंगे और उसी के बाद उसी से जो खरीदी गई चीज़ें उसको एक्सपोर्ट करेंगे। द वेरी सिंपल, मतलब कि अब इंग्लैंड से इनको कुछ भी गोल्ड या सिल्वर लाने की ज़रूरत नहीं है जो पहले होती थी, अब बंगाल के टैक्स से ही काम चल जाएगा, है ना। कितना बेनिफिशियल वर्क है, गजब का वर्क हो रहा था। ठीक है, सून इट वाज क्लियर, जल्दी ही ये साफ हो चुका था, दैट बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग ए डीप क्राइसिस, कि बंगाल की इकोनॉमी बहुत बुरी हालात में जाने वाली है क्योंकि ब्रिटिशर्स अब सब कुछ लूट लेंगे। आर्टिशन यानी कि जो कलाकार थे, आर्टिशन थे, डेजर्टिंग विलेज, ठीक है, वर डेजर्टिंग विलेज सिंस दे आर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू कंपनी एट ए लो प्राइस रेट। ओके, तो जल्दी ही आर्टिशन जो गांव से बिलोंग करते थे वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होते चले गए और वो धीरे धीरे गांव छोड़ने भी लग गई, क्योंकि क्या होता था कि कंपनी बहुत ही कम प्राइस में उनसे चीज़ें खरीदती थी। ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ें जो है कम रेट पर सेल करने के लिए भी कहती थी, तो उनकी हालत ख़राब होने लगी। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज़, पीजेंट्स यानी कि अब जो पीजेंट्स का मतलब यहाँ पर जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं होती, काश्तकार बोलते हैं इनको, है ना, काश्तकार यानी कि जो खुद के ज़मीनों के मालिक नहीं हैं। ठीक है, तो वो अब जो उनके टैक्सेस एंड ड्यूज़ है वो नहीं दे पा रहे थे, दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, जो उनसे मांगा जा रहा था। आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, और आर्टिसनल प्रोडक्शन भी धीरे धीरे डाउन चला गया था। ओके, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोन ए शाइन ऑफ क्लस्प, और कैसे एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। देन 1770, और उसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, 1770 में वो अकाल पड़ा बंगाल में जिसकी वजह से 10 मिलियन पीपल्स मारे गए और ब्रिटिशर्स के मन में थोड़ी सी भी दया नहीं आई इस चीज़ को लेकर कि उनसे टैक्स वसूला जाए कि ना वसूला जाए। ठीक है, देन 1770 टेरिबल फेमाइन, एक बहुत ही बुरा भीषण दुर्भिक्ष, इसको बोलते हैं दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब कि अकाल पड़ जाना। ठीक है, जिससे 10 लाख लोग मारे गए बंगाल में। अबाउट 1/3 पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, कि लगभग बंगाल की जो है 1/3 जनसंख्या ख़त्म हो चुकी थी, मतलब कि 10 लाख, ठीक है, 10 मिलियन ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, मतलब कि 1 करोड़ के लगभग पब्लिक हो चुकी थी, क्योंकि बंगाल में उस समय लगभग 3 करोड़ की पॉपुलेशन हुआ करती थी। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे ये बहुत बुरी हालात में बंगाल जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर ना एक फिगर नंबर 2 में ये बंगाल का मार्केट दिखाया गया पूरा एक, ये देखिए फिगर नंबर 2 में ए वीकली मार्केट ऑफ मुर्शिदाबाद इन बंगाल। मुर्शिदाबाद बंगाल में एक वीकली मार्केट को दिखाया गया है जहाँ पर पीजेंट्स एंड आर्टिशन फ्रॉम रूरल एरिया रेगुलरली केम टू दिस वीकली मार्केट। हाट मार्केट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाट बाज़ार,
क्या बोलते हैं, हाट बाज़ार। ये दिल्ली में भी लगते हैं बहुत सारे, दिल्ली में भी और यहाँ कलकत्ता में भी लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मुर्शिदाबाद बंगाल में ये हाट बाज़ार लगते थे, यहाँ ये लोग सेल करने के लिए आते थे, सेल देयर गुड्स, अपनी चीज़ें यहाँ सेल करेंगे, बाय वाट दे नीड, और यहाँ से वो चीज़ें खरीद के ले जाएंगे जो उनको ज़रूरत होती है। दीज मार्केट आर बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, और जब महामंदी का दौर आया बंगाल में तो ये मार्केट बुरी तरह से तबाह हो गया, ठीक है। तो इस लेसन में हम बहुत सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से हम इसको समझते हुए चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ अब एक और यहाँ जो है ये लोग दिखा रहे हैं, देखो चार्ल्स कॉर्नवालिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, चार्ल्स कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये गवर्नर जनरल इंडिया के रहे थे व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस, जब यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया तब ये उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस इंडिया में गवर्नर जनरल रहे थे, ओके। अब देखिए अब ये एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस मिले, मोर टैक्सेस, ज़्यादा टैक्स तब मिलेगा जब, ठीक है, मोर टैक्सेस, जब ज़्यादा टैक्स तब मिलेगा जब एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हालात में होंगी। तो अब एग्रीकल्चर को अच्छा करने की बारी है। इफ़ द इकोनॉमी वाज इन रून, अगर अर्थव्यवस्था डाउन चली गई है, कुड द कंपनी बी सर्टेन रेवेन्यू इनकम, तो क्या कंपनी की रेवेन्यू इनकम बढ़ पाएगी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल, ज़्यादातर जो कंपनी के अफसर थे वो ये सोच रहे थे, महसूस कर रहे थे, बिगिन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ द लैंड हैड टू बी इंक्रीज एंड एग्रीकल्चर टू बी इम्प्रूव्ड, कि इन्वेस्टमेंट लैंड पे किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोचो कि अकाल क्यों आया, 1770 का अकाल, ये दुर्भिक्ष पड़ा, वो क्यों आया। हो सकता है कि कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी ना हो सकता है कि प्लानिंग करने में कहीं कहीं कमी रही हो, ठीक है ना। तो उस चीज़ को ये ठीक करना चाहते थे ताकि रेगुलर रेवेन्यू आता रहे और कंपनी पैसे कमाती रहे। तो इसीलिए इन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए नए तरीके निकालने की कोशिश की। हाउ वाज दिस टू बी डन, ये सब कैसे हो पाया। आफ्टर 2 डिकेड, 20 साल के बाद, आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट, 20 साल की बहस के बाद इस क्वेश्चन पे कि हम इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में करें या ना करें, कि क्या किया जाए, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793। 1793 में 20 साल के बाद आप देखोगे कि 1770 में अकाल पड़ा था और उसके 20 साल के बाद ये परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया। बाय द टर्म ऑफ सेटलमेंट, इस तरह का जो शब्द यूज़ किया गया, इसमें क्या होता था, द राजा तालुकदार एंड वर रिकॉग्नाइज एज ज़मींदार, जो राजा और तालुकदार होते थे, नवाब होते थे, उनको ज़मींदार माना गया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट, ठीक है, उनको कहा गया कि आप टैक्स कलेक्ट करो पब्लिक से, ज़मींदारों से, एंड पे रेवेन्यू टू कंपनी, और आप कंपनी को पैसे दे दो, ठीक है। द अकाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली, जो पैसा आप दोगे वो परमानेंटली फिक्स होगा कि अगले आने वाले 5 साल के लिए या आगे आने वाले 10 साल के लिए आपको पर ईयर इस तरह का पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज़ इट वाज नॉट इंक्रीज एवरी इन फ्यूचर, एवर इन फ्यूचर, कि आने वाले फ्यूचर में वो पैसा अब नहीं बढ़ेगा, जितना डिसाइड कर दिया उतना रहेगा, ठीक है। हर साल पैसे नहीं बढ़ाएंगे, मतलब ये हुआ है ना, फिक्स कर दिया गया कि भाई 5 साल के लिए या 10 साल के लिए जो भी है ये रेवेन्यू रहेगा फिक्स, आपको इस पे पैसे देने हैं। इट वाज फेल्ट, ये भी महसूस किया गया, दैट दिस वुड इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, कि इससे उनका रेगुलर रेवेन्यू हो जाएगा, मतलब कि इकट्ठा ही ले लेंगे 5 साल के लिए तो फिर बात ही खत्म होगी, फिर आपके पास पैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। इन टू द कंपनी कोफर, जो कंपनी के कोफर्स हैं, मतलब कि जो कलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनके लिए फिर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। एंड द सेम टाइम इंक्रेज द ज़मींदार टू इन्वेस्ट इम्प्रूविंग द लैंड, और जो मान लीजिए इस साल ज़मींदारों ने पैसा चुका दिया तो अगले साल फिर जो है ज़मींदार इन्वेस्टमेंट लैंड पे कर पाएंगे। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, ठीक है, फिर भी रेवेन्यू डिमांड जो है आगे नहीं बढ़ी, ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड
ठीक है, कि रेवेन्यू डिमांड स्टेट की जो है वुड नॉट बी इंक्रीज, की रेवेन्यू डिमांड बढ़ाई नहीं जाएगी और ज़मींदारों को बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लैंड, और जैसे लैंड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो उनको इन्वेस्टमेंट मतलब ज़मींदारों को ज़्यादा जो प्रोडक्शन मिलने लग जाएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट करने से होगा कि ज़मींदार पहले साल तो परमानेंट जो टैक्स है वो दे देंगे, और उसके बाद अगले साल जो है ये मतलब टैक्स नहीं लेंगे, तो ज़मींदारों को मौका मिल जाएगा भाई यहाँ पर हम और टैक्स नहीं लेंगे, तो टाइम मिल जाएगा कि भाई इस तरह से ये कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब कि टाइम मिल जाएगा, अगले साल वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, तो देखिए आगे, अब इस परमानेंट सेटलमेंट की प्रॉब्लम क्या थी। परमानेंट सेटलमेंट हाउ एवर क्रिएटेड प्रॉब्लम, कि परमानेंट सेटलमेंट से समस्या ही बढ़ी। कंपनी ऑफिशियल्स ऑन डिस्कवर दैट जमींदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, कि कंपनी के ऑफिसर को ये समझ में आया कि हमने ये जो सिस्टम शुरू किया था ये ज़मीनों की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और अच्छी पैदावार करने के लिए हमने ये सिस्टम किया था, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। ज़मींदारों ने क्या किया कि स्टार्टिंग ईयर में पेमेंट करने के बाद उन्होंने आगे आने वाले टाइम में ज़मींदारों ने लैंड्स पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया। तो जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्रॉप उग नहीं पाई अच्छे से, क्रॉप बहुत अच्छे ढंग से नहीं उग पाई, और इस बार पीजेंट पूरी तरह बुरी हालत में आ गए कि भाई हम ये ज़मींदार टॉर्चर करके पैसे वसूल कर रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट कुछ भी हुआ नहीं है, ज़मीनों में उर्वर जो यील्डिंग यानी कि जो उनकी जो पैदावार है वो है नहीं बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी बेकार सी हो गई थी। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड सो हाई, और जो रेवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू जो फिक्स किया जाता था वो भी बहुत ज़्यादा होता था। दैट द ज़मींदार फाउंड इट डिफ़िकल्टी टू पे, कि ज़मींदार इसको पे नहीं कर पाता था और पीजेंट भी नहीं दे पाते थे। एनी वन हु फेल्ड टू पे रेवेन्यू, जब कोई फार्मर या कोई ज़मींदार जो ब्रिटिश कंपनी को रेवेन्यू नहीं दे पाता था तो उनकी अपनी ज़मींदारी ख़त्म हो जाती थी, फिर किसी और को ज़मींदारी देते थे, ऑक्शन लगा देते थे। नमरस ज़मींदार, बहुत सारे लोगों की ज़मींदारी एंड हो गई थी, वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी, जो कंपनी ने ऑक्शन लगाया यानी कि जो बोलियां लगाई उसमें बहुत सारे ज़मींदारों की ज़मींदारी नीलाम हो गई थी। ओके, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के पहले 10 साल में द सिचुएशन चेंज, सिचुएशन बदल गई। द प्राइस ऑफ मार्केट रोज, की मार्केट के प्राइस ठीक है बढ़ने लगे। एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, और कल्टीवेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, दिस मींट एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ जमींदार बट नो गेन फॉर कंपनी कुड नॉट इंक्रीज रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली, कि इससे जब बाज़ार में तेज़ी आ गई और बहुत बढ़िया होने लगा तो ज़मींदारों की तो इनकम होती चली गई, लेकिन कंपनी और पीजेंट्स बेचारे वैसी वैसी हालात में थे। पीजेंट ज़्यादा बुरी हालात में थे, कंपनी की इनकम बढ़ी नहीं। इवन देन ज़मींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग लैंड, और तब भी ज़मींदारों ने ज़मीन को इम्प्रूवमेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन द अर्लियर ईयर ऑफ द सेटलमेंट, और कुछ ज़मींदार तो अपनी ज़मीनें भी खो बैठे थे स्टार्टिंग का, जब ये सेटलमेंट चल रहा था उस टाइम में ही। अदर नाउ सा द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट ट्रबल, और दूसरे सोच रहे थे कि बिना किसी कठिनाई के हम अपनी जो है काम आगे कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी रिस्क के हम अपना इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सके, ऐसा देखा जा रहा था या कोशिश की जा रही थी। एज लॉन्ग एज ज़मींदार कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट, कि जैसे जितना समय ज़मींदारों के साथ बीतता चला गया, लैंड टू टेनेंट गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टिंग इन इम्प्रूविंग द लैंड, कि जितना समय बीतता चला गया ज़मींदार कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे बिल्कुल भी लैंड टू टेनेंट। ठीक है, टेनेंट्स को लैंड्स जो रेंट पर लेते थे वो भी बहुत ज़्यादा रेट पर होती थी। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग लैंड, और उन्होंने लैंड्स को इम्प्रूव करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इस तरह से ये सिस्टम धीरे धीरे फेल हो गया। तो ये परमानेंट सेटलमेंट के कुछ जो थे प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से परमानेंट सेटलमेंट बंद करके फिर नए नए सिस्टम महालवाड़ी और रैयतवाड़ी जैसे सिस्टम शुरू किए गए। अब देखिए यहाँ कोलब्रुक ऑन बंगाल रैयत,
तो बहुत सारी जगह पर जब रैयती सिस्टम अपनाया गया परमानेंट सेटलमेंट के बाद, तो बहुत सारी जगह पर रिवोल्ट भी हुआ है, रैयत ने रिवोल्ट किया। ठीक है, देखिए मैनी विलेजेस ऑफ बंगाल सम ऑफ द पावरफुल रैयत डिड नॉट कल्टिवेट, कि कुछ पावरफुल रैयत यानी कि कुछ किसान इस तरह की फसल नहीं करना चाहते थे, बट इंस्टेड गिव आउट देयर लैंड टू अदर। ठीक है, कि वो फसल करने की बजाय इसको दूसरों को अंडर टीनेंट्स मतलब देना पसंद करेंगे, टेकिंग फ्रॉम देम वेरी हाई रेंट, और उनसे वो ज़्यादा रेंट लेंगे, किराया लेंगे, मतलब कि वो खुद नहीं उगाएंगे, दूसरों को रेंट पे दे देंगे। 1806 में एस.डी. कोलवुड डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ अंडर द टीनेंट ऑफ बंगाल। ठीक, उन्होंने डिस्क्राइब किया था उनकी कंडीशन जो कि टीनेंट वहाँ होते थे, या उनके काश्तकार जो भूमिहीन किसान होते थे उनके बारे में। द अंडर टीनेंट्स डिप्रेस बाई एक्सेसिव रेंट इन काइंड, कि टीनेंट जो होते हैं अंडर द टीनेंट डिप्रेस बाई एन एक्सेसिव रेंट इन काइंड, मतलब कि जो एक्सेसिव रेंट लगा दिया गया था जिसकी वजह से वो इसको जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एंड बाई, ठीक है, यू सीरियस रिटर्न फॉर द कैटल सीड एंड सब्सिस्टेंस एडवांस टू देम कैन नेवर बी इट्रिकेट देमसेल्फ फ्रॉम डेट, कि मतलब ये बता रहा है कि इस सिस्टम के थ्रू जो जिस तरीके से लैंड्स जो है रेंट पे ली जा रही थी और जिस तरीके से सिस्टम बन रहा था, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कैटल्स और जो सीड और जो दूसरी चीज़ें उनके लिए भी ये लोग जो है कर्जा उठाएंगे, या उनके लिए भी बहुत बड़े कर्जेवान हो जाएंगे। मतलब कि ये सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, इससे लोग परमानेंट सेटलमेंट लगने के बाद धीरे धीरे कर्जेदार होते जा रहे थे। इन सो ऑब्जेक्ट स्टेट दे कुड नॉट लेबर इन स्पिरिट, ठीक है, in so abject a state they cannot labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope the bettering for their situation, कि मतलब कि उनको लग रहा जबकि they earn a scanty subsistence, कि वो मतलब कि कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे सिस्टम में दिखाया गया कि ये चीज़ें कैसे हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट लगाया भी गया, लेकिन उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम रही, और उन प्रॉब्लम के चलते आगे फिर ज़मींदार जो किसान थे, फार्मर्स थे, उन सब ने रिवोल्ट किया और फिर ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किलें पैदा हुई। ठीक है बेटा, तो आज के इस लेसन में इतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, रूलिंग द कंट्री साइड में पार्ट 1 में आगे जो नए नए सिस्टम जो लगाए जाएंगे, जिसे थॉमस मुनरो का सिस्टम भी कहेंगे, मुनरो सिस्टम, या फिर हम ये कहें कि भाई रैयतवाड़ी सिस्टम जो साउथ में लगाया गया। पहले रैयतवाड़ी होता था, फिर बाद में थॉमस मुनरो के नाम पे ये मुनरो सिस्टम बन गया। उसके पहले रैयतवाड़ी और महालवाड़ी भी पढ़ा जाएगा, जो बंगाल और नॉर्थ इंडिया के आसपास जो है महालवाड़ी सिस्टम अपनाया गया था। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।